जय माता की मित्रों, 12/4/2022 यानी 12 अप्रैल 2022 को राहु देव का प्रवेश हो रहा है मेष राशि में। आप जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं प्रायकर सब जानते हैं, जो भी कंटिन्यू वीडियो सुनते हैं, हम नेगेटिव बातें थोड़ा कम करते हैं। उसका एक कारण है, आपको ग्रह नक्षत्र कैसे फल दे रहे हैं वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहते हैं या नेगेटिव चीज़ों पे विश्वास करते हैं या उसको ज़्यादा सुनते हैं तो आप अपने अंदर की ऊर्जा को नेगेटिव बना लेते हैं। तो फिर कोई अच्छा ग्रह आपका गोचर का चेंज हो गया या दशा महादशा चेंज हो गई तो वो जो अच्छा फल आपको देना चाहता है उसको भी थोड़ी मुश्किल आती है। तो हमारा हमेशा यही कहना रहता है कि अपने आप को, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी सुख हो, दुख हो, तकलीफ हो, अच्छी हो, अपने आप को पॉजिटिव बनाने का कोशिश हमेशा करते रहिए। मेष राशि, तो मेष राशि में आपके लगन में राहु देव विराजमान होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। सबसे अच्छा इसमें यह देखने लायक है कि आपका जो दिमाग, जो पहले जिस स्केल पे दौड़ रहा था वो अब 100% अप होगा। अब आपका दिमाग ज़्यादा डेवलप गति से दौड़ेगा। आप जिस क्षेत्र में भी है, जिस भी लाइन में है, सर्विस में है, बिजनेस में है, सेल्स में है, डिप्लोमा में है, जिस भी लाइन में आप हैं, उस समय में आपका दिमाग, आपको खुद को महसूस होगा, जैसे ही संचार होगा राहु देव का मेष राशि में, आपका दिमाग कुछ अलग स्टाइल में, अलग तरीके से, कुछ ज़्यादा तरीके से दौड़ेगा। अब आपको उसको मैनेज करना, आपको उस दिमाग को एक स्थिर बुद्धि से अपने कार्य क्षेत्र में उसको यूज करना है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको वहाँ पे उसको यूज करने से आपकी कार्य क्षमता, आपके काम में बेनिफिट, आपके बिजनेस में बेनिफिट, वो चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। अगर आपकी वृष राशि है तो राहु देव 12वें स्थान में होंगे आपके लिए, और 12वें स्थान में राहु देव होने से आपको विदेशों से, अपने जन्म स्थान से दूर, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में है तो आपका प्रमोशन होके और आपको उस स्थान से बहुत दूर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या आपकी कोई जॉब है तो वो आपको जन्म स्थान से बहुत दूर आपको प्राप्त हो सकती है। या आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा सकते हैं। अगर मिथुन राशि है तो आपके 11वें स्थान में राहु आएंगे। 11वें स्थान में राहु आने की वजह से आपको अपने संसाधनों से, जो भी काम कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अच्छा बेनिफिट आपको इस समय में प्राप्त होगा। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके 10वें स्थान में राहु आएंगे, तो आप अब सावधान हो जाइए। आपने बहुत आराम कर लिया, बहुत 1.5 साल तक बहुत आराम से बैठ के खाए हैं या आराम से बैठ के हर चीज़ों को मैनेज किया है। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको बहुत ज़्यादा बिजी करेंगे इस समय में राहु देव। हाँ, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके दिमाग को और आपके शरीर को इतना ज़्यादा बिजी बना देंगे कि आपके मुंह से ये निकलेगा, कोई भी काम के लिए जब कोई परिवार का या घर वाला जब बोलेगा तो आपके मुँह से सीधा यही निकलेगा कि मरने का भी समय नहीं है अभी। मतलब आपको पूरी तरह बिजी बनाएगा। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके भाग्य भाव में राहु देव विराजमान होंगे। इस समय में आपकी कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है। इस समय में आपके घर में कोई ऐसे मांगलिक कार्य हो, जो धर्म से संबंधित यज्ञ हवन वाले कार्य हो, ऐसे कुछ काम धर्म से संबंधित आपके घर में हो सकते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके 8वें स्थान में राहु विराजमान होंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला समय इस समय में रहेगा। आपको थोड़ा सोच समझ के अपने कामों को करना है। खासकर किसी को उधार देते समय ज़्यादा सोचना है, किसी को पैसा लोन देते समय ज़्यादा सोचना है, किसी को कोई भी बात बोलते समय ज़्यादा सोचना है कि कहीं वो आपका उस बात को अपने मन में लगा के आपका दुश्मन न बन जाए। कुछ अलग चीज़ों से हटके आपको शेयर सट्टा में इंटरेस्ट हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप घाटा भी उठा सकते हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आपके 7वें स्थान में राहु देव विराजमान होंगे। तो बहुत सोच समझ के वाइफ के साथ, परिवार के साथ अपनी ट्यूनिंग को बरकरार रखिए। कोई भी ऐसा बात अगर सामने वाले से आपके दिमाग के ऊपर असर करे तो उसका जवाब देने के पहले
किसी भी बात का जवाब देने के पहले कम से कम 5 मिनट का वेट कीजिए। अगर तरंग आई है अपने मस्तिष्क में कि मैं इसको अभी रिप्लाई दूं, तो रुक जाइए, थोड़ा गहरा सांस लीजिए 4 या 5 बार, और उसके बाद में सोचिए कि इसका रिप्लाई सीधे स्वर में, अच्छे स्वर में भी दिया जा सकता है। अब अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि आपके 6ठे स्थान में राहु विराजमान होंगे। 6ठे स्थान का राहु आपके दुश्मनों का, आपके रोगों का, आपके ऋण का नाश करेगा, आपके लिए बहुत योग कारक है। लेकिन फिर भी दुश्मनी बढ़ाने में विश्वास मत कीजिएगा। जहाँ तक हो सके अपने आप को कूल रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है और मेष राशि पे राहु देव है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी धनु राशि है तो आपके 5वें स्थान में राहु विराजमान होगा। तो 5वें स्थान में राहु विराजमान होगा तो इस समय में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका दिमाग थोड़ा भटकेगा, थोड़ा अलग लाइन में जाने का कोशिश करेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके दिमाग थोड़ा चेंज होगा कि नहीं, ये मैं काम कर रहा हूँ, इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, तो मैं दूसरे में थोड़ा आजमाने का कोशिश करता हूँ। कीजिए, मना नहीं है, लेकिन जो पहले वाला जो कर रहे हैं उसको बंद मत कीजिए, उसको चलते रहने दीजिए। चाहे आप ऐसा कोई हैंड अपने पास तैयार करिए कि उस काम को वो संभाल सके और आप दूसरे काम में इंटरेस्ट लेना चालू कीजिए। एक को बंद करके दूसरे में मत जाइएगा कभी भी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मकर राशि है तो आपके 4th स्थान में राहु देव विराजमान होगा। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं। इस समय में आपका इन्वेस्टमेंट संपत्ति में, माता से संबंध में बहुत ज़्यादा समय आप बिता सकते हैं या उसको ग्रो कर सकते हैं। कोई फिक्स असेट्स आप परचेज कर सकते हैं इस समय में। माता के पास ज़्यादा देर तक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं आप। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके 3रे स्थान में राहु देव विराजमान होगा। थोड़ा सावधान होने का कोशिश करिएगा, अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा मत कीजिएगा। अपने पराक्रम से या अपने दिमाग की गर्मी की वजह से उनसे किसी भी तरह का झगड़ा या फसाद या संपत्ति बंटवारे का कोई काम मत कीजिएगा। उनसे संबंध मधुर रखने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये भी है कि इस समय में आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, आपका विल पावर बढ़ा हुआ रहेगा। आप बड़ा बड़ा खतरे को भी उठाने का कोशिश करेंगे। तो थोड़ा दिमाग को कूल रख के इस समय को थोड़ा अच्छे से यूज करके और अपने आप को ग्रो करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी मीन राशि है तो आपके 2nd स्थान में विराजमान होगा राहु देव। तो यहाँ पे परिवार हो, धन संपत्ति हो, या आपका जो पूरा खानदान है, पिताजी का, दादाजी का, वो सबसे थोड़े संबंधों को थोड़ा अहमियत दीजिएगा। अपनी वाणी की वजह से, अपने कामों की वजह से, या ऐसे कोई काम जिनकी वजह से परिवार के मान सम्मान की हानि होती हो, उनसे थोड़ा दूर रहने का कोशिश कीजिएगा। तो ये थे 12 राशियों के फल जो एक स्मॉल रूप में मैंने आपको बताया। उसका कारण था कि वीडियो को मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर आप शुरू से वीडियो मेरा सुनते आ रहे हैं तो आपको कारक क्या है, भाव क्या है, वो सब चीज़ का पता होगा, तो आप इसी चीज़ को स्प्रेड करके अपने आप समझ सकते हैं। अब इसकी डीप प्रिडिक्शन करते हैं। फर्स्ट, राहु कृतिका नक्षत्र जब प्रवेश करेंगे तो कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में होंगे। पहले चरण में मतलब 30 अंश से लेके 26.40 अंश तक, मतलब फर्स्ट का 3.20 अंश कृतिका नक्षत्र का इसमें मेष राशि में रहेगा। तो उसी में ये प्रवेश करेंगे, क्योंकि आपको पता है वक्री चलते हैं तो ये उल्टा चलेंगे। तो पहले कृतिका में आएंगे, उसके बाद में ये भरणी में जाएंगे, फिर अश्विनी में जाएंगे। तो इसी तरह इनका क्रम चलेगा। तो अगर कृतिका नक्षत्र में है तो कृतिका नक्षत्र, पहली बात, रजोगुण प्रधान। रजोगुण प्रधान मतलब आप भोगों में, संपत्ति में, आपके कार्य क्षेत्र में, जो भी एक मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके ऊपर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, उनको प्राप्त करने की कोशिश आप ज़्यादा करेंगे। और ये नवांश सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मेष राशि का लास्ट नवांश है। मतलब पहला नवांश उल्टा चलेंगे,
30 अंश से उल्टा चलना पड़ेगा आपको, तो ये लास्ट नवांश होगा। लेकिन राहु के लिए पहला नवांश है, तो उल्टा चलने की वजह से ये नवांश आपका राक्षस नवांश पड़ेगा, कृतिका नक्षत्र। अब कृतिका नक्षत्र में 30 अंश से लेके 26.41 या 40 अंश तक राहु देव रहेंगे, तो आपके राक्षस नवांश में रहेंगे। अब राक्षस नवांश में रहने से इस समय में आपके दिमाग में कुछ अलग गर्मी, कुछ अलग प्रकोप, अलग ही टाइप से आपके दिमाग में रहेगा। तो इसको मैनेज करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपका दिमाग इस तरह से होगा कि आपको कोई बात बोलेगा सही तरीके से, लेकिन आप उसका मीनिंग निकाल लेंगे गलत, और फिर उसी बात को लेके आप सामने वाले से फाइट करने लगेंगे या तर्क वितर्क करने लगेंगे, जबकि सामने वाला आपको एकदम सही वे में बात कर रहा है। तो इसको थोड़ा इग्नोर मत कीजिएगा। ये समय आपका बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, थोड़ा सा दिमाग को सही रखेंगे, तो ये समय बहुत अच्छे से बीतेगा आपको। अगर आपका कुंडली में राहु पहले से योग कारक है, खासकर 3, 6, 10, 11 भावों में बैठा हुआ है, चाहे आपके लग्न के हिसाब से हो, चाहे आपकी राशि के हिसाब से हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। तो राक्षस नवांश में खुद राक्षस, राहु देव को चांडाल बोला जाता है, तो राहु देव चांडाल होके राक्षस नवांश में, राक्षस भी एक तरह का चांडाल ही है, तो उसी में जब खुद अपने ही नवांश में जब जाके बैठते हैं कोई भी ग्रह, तो वो बहुत अच्छा फल इस समय में आपको प्रदान करेंगे, लेकिन उग्रता ज़्यादा देंगे। दिमाग में उग्रता या गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहेगा, उसको आपको मैनेज करना है। अगर उसको आपने मैनेज कर लिया तो ये पीरियड आपके लिए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा जाएगा। अब आइए 14 जून 2022 राहु देव वृश्चिक नवांश में आएंगे। उस समय में आपके धनु नवांश में थे, अभी वृश्चिक नवांश में आएंगे। तो वृश्चिक नवांश में राहु देव आने से ये नर नवांश है, इसका फल भी आपको बहुत अच्छा प्रदान करके जाएंगे, क्योंकि भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आएंगे। भरणी नक्षत्र का स्वामित्व आपके इसके पास है, शुक्रदेव के पास, और शुक्रदेव राहुदेव का योग बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, शुक्रदेव जो है, भरणी नक्षत्र जो है वो रजोगुण प्रधान है, कृतिका नक्षत्र भी रजोगुण प्रधान है। तो इस समय में भी आप वही सब चीज़ें जो एक साधारण आदमी को पृथ्वी पे रह के जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप अपने दिमाग को और अपने शरीर को उन कामों में लगा के रखेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में भी आपकी पदोन्नति होगी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में आपको फ़ायदा होगा, आप उसको एग्ज़ाम को जल्दी क्रैक कर सकेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस का कंपटीशन है, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो उसको आप जल्दी क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में 16/8/2022 को राहु देव तुला के नवांश में प्रवेश करेंगे। तुला के नवांश में ये देव नवांश है। देव नवांश में जब भी कोई चांडाल जाति हो, राक्षस जाति हो, चाहे शनि देव हो, चाहे राहु देव हो, चाहे केतु हो, ये जब भी शुक्रदेव के भरणी नक्षत्र में बैठ के देव नवांश में प्रवेश करते हैं, तब थोड़ा वहाँ पे फलों में थोड़ी कमी कर देते हैं। तो ये 2 महीने का पीरियड थोड़ा जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे वो स्थायित्व टाइप से हो जाएगा, मतलब वो आपको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और पीछे आना भी मुश्किल हो जाएगा, मतलब एक जगह स्टेबल कर देगा एक बार 2 महीने के लिए आपको। अब वो चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली से क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद में आप देखिए 18/10/2022 को ये कन्या के नवांश में प्रवेश करेंगे। फिर राक्षस नवांश आया, इस समय में फिर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। उसके बाद में 20/12/2022 को ये सिंह के नवांश में प्रवेश करेंगे और वो भी मनुष्य नवांश आएगा, तो उसमें भी आपको अच्छा फल मिलेगा। फिर 21/2/2023 को कर्क के नवांश में फिर देव नवांश आएगा,
लेकिन ये केतु का नक्षत्र आ जाएगा इस समय में, आपको अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। 25/4/2023 को मिथुन का नवांश में आपको राक्षस नवांश आएगा, ये भी बहुत अच्छा फल प्रदान करके जाएगा। उसके बाद में 26/6/2023 को ये वृष का नवांश आ जाएगा, ये भी मनुष्य नवांश है, ये भी अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन 28/8/2023 को फिर जो 30/10/2023 तक रहेगा, 28/8/2023 से लेके ये मेष का नवांश आ जाएगा और ये देव नवांश। और सबसे बड़ा खास बात है कि राहु 28/8/2023 से लेके 30/10/2023 तक वर्गोत्तम हो जाएंगे। मतलब मेष में है तो नवांश कुंडली में भी वो उस समय में मेष में ही मिलेंगे आपको। तो ये पीरियड आपके लिए, जिनका भी योग कारक राहु रहेगा, जिस भी राशि के हिसाब से योग कारक रहेगा, लगन के हिसाब से योग कारक रहेगा, ये सबसे अच्छा फल यहाँ पे प्रदान करके जाएंगे। अगर योग कारक नहीं है, खराब जगह में बैठे हुए हैं, गलत जगह में बैठे हुए हैं, आपकी राशि के हिसाब से अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो भी यहाँ पे खराब फल नहीं देंगे आप। मतलब यहाँ पे फिर वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देव नवांश में आके और यहाँ पे वर्गोत्तम हो गए, मेष के नवांश में आ गए। तो उसका नतीजा क्या होगा कि राहु देव पूरी तरह ही अपने आप को चेंज कर लेंगे, वो देवता की तरह इफेक्ट करना चालू कर देंगे इस समय। तो ये थी डीप स्टडी जो थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। अब सबसे बड़ी खास बात ये है कि राहु और केतु, आप सब जानते हैं इस बात को कि राशियों में इनको स्थान नहीं है, केवल नक्षत्रों में है। और राहु और केतु का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड में। केवल जो दिशा निर्धारित की गई है, जो एक दूसरे के घूमने की वजह से जो कटान बिंदु बनते हैं, वहाँ पे राहु और केतु को बताया जाता है। तो अगर उनकी कोई राशि नहीं है तो सब ग्रहों का जो मतलब, जिसको ज्योतिष में ये बोला जाता है कि चंद्र, पृथ्वी और सूर्य से जो आपस में घूमने की वजह से जो कटान बिंदु बनता है, उसमें ऊपर में राहु है, नीचे में केतु है। तो अब आप ये देखिए कि इनको दिशा नहीं है, लेकिन ये हर दिशा के अधिपति बोल सकते हैं आप इनको, या हर दिशा के ऊपर इफेक्ट रहते हैं। मतलब इनके लिए पूरा ब्रह्मांड खुला है, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पे भी किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। इनको रोकना बहुत मुश्किल है। ये अटैक कहाँ करेंगे? आपके मस्तिष्क में करेंगे, आपके दिमाग में करेंगे, क्योंकि पूरा शरीर का संचालन ये हम लोगों का जो दिमाग है यही करता है। लास्ट में जब हम लोग प्रयाण करते हैं, जब स्वर्ग लोग गमन करते हैं, तब भी आप देखिए हम लोगों को दिमाग को ही खंडित किया जाता है। क्यों? ये ब्रह्मरंध्र जो है अंदर, यहीं पे सब कुछ आदेश प्रसारित होते हैं शरीर को कैसे चलना है। कि आपको कहीं पे कोई चोट लगी तो आपका हाथ ऑटोमेटिक उस चोट के पास जाके उसको दबाने का कोशिश करता है। हाथ को आदेश दिमाग से लग रहा है, तो वो आदेश वाली स्थिति राहु है। वो दिमाग वाली स्थिति, आप क्या सोचेंगे, कैसे चलेंगे, जीवन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, ये सब काम राहु के अधीन है। आप भोगों में लिप्त रहेंगे या योगों में लिप्त रहेंगे, आप लोगों का भला करेंगे या आप अपना भी भला नहीं करेंगे। सब कुछ कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, लेकिन खुद का भी भला नहीं करेंगे। लोगों और परिवार का तो बात दूसरा ही है। ये काम, ये दिमाग में ये जो सूचनाएं प्रसारित जो करता है, ये काम राहु करता है। पहले के समय में जब ज्योतिष की रचना हुई, राहु केतु को इतना इफेक्ट उस समय के हम लोगों के प्रवर्तकों ने, हम लोगों के ऋषि मुनियों ने या पूर्वजों ने इतना इफेक्ट उन लोगों का इनका नहीं दिया था। इतनी बातें इनके बारे में नहीं लिखी थी। धीरे धीरे रूपांतर होते 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 जब समझ में आया तो नए नए विद्वान आके इनके बारे में बहुत कुछ लिखते चले गए। उसका कारण था कि उस समय में लोगों के अंदर ज्ञान गुरुदेव का इतना तगड़ा था कि राहु देव वहाँ भ्रम नहीं फैला सकते थे।
आज के समय में क्या हो गया कि ज्ञान की मात्रा जो अंदर से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्ध देव आपको देते हैं व्यवहारिक बुद्धि और गुरुदेव देते हैं वो ज्ञान जिसके द्वारा आप अपने जीवन के मूल्य को समझ सके कि आपको क्यों आना पड़ा, आपका क्या ड्यूटी है संसार में आके, और कौन से कर्मों का आपको भोग करना है और कौन से कर्मों से आपको दूरी बनानी है। ये ज्ञान गुरुदेव देता है। और जब गुरुदेव का ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है, जब उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी मात्रा जब बढ़ती है, तो राहु का भ्रम ऑटोमेटिक खत्म होता है। तभी आपको बोला जाता है कि ध्यान करो तो आप अपने जो आज्ञा चक्कर है उसके ऊपर ध्यान करो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आज्ञा चक्कर का स्वामित्व आम आदमी के लिए कलयुग में राहु के पास ही। आज्ञा चक्कर ही पूरे शरीर को चलाता है। जब हम लोग कोई बात करते हैं तो हम लोग सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है। ये काम राहु करवाता है। आप किसी के पास किस तरह से बात बोलते हैं, घर में आते हैं तो किस तरह से बात बोलते हैं, मतलब आप सब चीज़ों को मैनेज करने का कोशिश करते हैं। ये काम राहु करवाता है। गुरुदेव कभी मैनेज नहीं करता है। गुरुदेव हकीकत से सामना करता है और वो उसको उसी अनुसार लेता है जिस अनुसार वो चीज़ है। लेकिन राहु देव क्या होता है, आप बैठे बैठे ये कल्पना करने लग जाएंगे कि आज मैंने ये काम किया है, इसमें मेरे को इतना फायदा होगा। ये आपका भ्रम है। लेकिन जब उसका रिजल्ट निकालेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो पता चला तो ये तो लग गया, अगर से मिला तो कुछ नहीं। लेकिन भ्रम क्या हुआ कि इस काम में मेरे को इतना फायदा होगा। अगर वो भ्रम मिटाना है तो गुरु को मजबूत कीजिए। अगर अपने भ्रम को मिटाना है, अपने राहु को कंट्रोल करना है, तो गुरु को मजबूत कीजिए। कैसे करेंगे? बहुत से रास्ते। गुरुदेव के मंत्रों का जाप कीजिए, मंदिर में थोड़ा समय निकालिए, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद जितना ज़्यादा सबका लेंगे उतना ज़्यादा राहु का प्रभाव आपके ऊपर से कम होना चालू हो जाएगा। राहु का प्रभाव सब जीवों पे है, लेकिन मनुष्य पे ज़्यादा है, क्योंकि सोचने का पावर, दिमाग का पावर, कल क्या करना है, आज क्या करना है, वो सब पावर मनुष्य के पास है। इसलिए राहु का प्रभाव मनुष्यों पे ही ज़्यादा है। जब ये देने पे आएंगे आपको आसमान में पहुंचा देंगे। अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो राहु को समझना बहुत मुश्किल है। राहु को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि को समझना पड़ेगा, अपने ज्ञान को समझना पड़ेगा कि कहीं आप भ्रम में तो नहीं जी रहे, कहीं आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित तो नहीं हो गए कोई चीज़ के लिए, या कहीं आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंड के लिए तो नहीं हो गए कोई सामान या कोई काम के लिए। ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। या फिर कुछ ऐसे जाप, इष्ट देव हो, कुलदेव हो, गुरुदेव हो, उनके करना, और थोड़ी देर प्राणायाम करना। ध्यान आप कर सको नहीं कर सको अलग बात है, लेकिन अगर आप प्राणायाम भी करेंगे तो बहुत कुछ फायदा राहु देव यहाँ पे प्राप्त करवाते हैं। राहु देव का काम है आपको एनी टाइम भ्रम में रखना। जैसे कोई भाषण दे रहा है और आप जाके वहाँ पे सुनेंगे और आप उस भाषण को अक्षरश वैसा ही मान लेंगे जैसा वो बता रहा है, जबकि वो केवल आपको भ्रमित कर रहा है और आप भ्रमित हो जाएंगे। इसका मतलब राहु देव जो भाषण दे रहा है उसका भी प्रभावी है और जो सुन रहा है उसका भी प्रभावी है। किसका प्रभावी नहीं मिलेगा? आप देखिएगा, जो भी भीड़ से, जो भी सभा से अलग खड़ा होगा कोना में, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा उस भाषण का। लेकिन आप भीड़ के साथ रहेंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये बहुत सी बातें हैं राहु देव के विषय में अगर बताने लग जाएं, राहु ग्रह के बारे में बताना भी मतलब अपने आप को भ्रम में डालना। कुछ चीज़ें अभ्यास से मिलती, कुछ चीज़ें आपको पुस्तकों से मिलती है, और कुछ वैसी बातें जब आप अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का या कोई ध्यान साधना में जाते हैं तब आपको नई बातों का पता चलता है। तो कोशिश ये कीजिए, राहु देव सबके अच्छे होते हैं, किसी के बुरे नहीं होते। इस संसार में आने का कारण भी राहु देव है और इस संसार से जाने का कारण भी राहु देव होंगे। ये आपके साथ आए थे और ये आपके साथ ही जाएंगे। इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। हाँ, अगर थोड़ा भी अपने आप को कंट्रोल कर सकें आप,
तो बहुत कुछ राहुदेव मैनेज हो सकता है। और इनको अगर मैनेज कर लिया आपने, इसका मतलब आपने अपने ज्ञान को इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया है कि फिर किसी ग्रह का असर होना बहुत मुश्किल है। इनको अगर कंट्रोल करना है तो फिर शनि देव के कारकत्व देखिए और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का कोशिश कीजिए, लोगों का भला कीजिए। जितना हो सके जो भी काम आप जानते हैं उस काम में कम से कम महीने में एक बार या मौका मिले तो कभी भी फ्री में सर्विस दीजिए। अगर आप कोई चीज़ का आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा का महीना में एक बार कहीं पे फ्री सर्विस दीजिए। आप डॉक्टर है तो महीने में एक बार कहीं पे फ्री सर्विस दीजिए। आप अगर कोई सीए या अकाउंटेंट है तो कहीं से कोई हेल्प आपको मांगे या आपसे कोई बात पूछे तो उसका फीस मत लीजिए, कम से कम 1 या 2 दिन। उससे शनिदेव बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और शनिदेव अच्छा होने का मतलब आपके अंदर भीतर का अध्यात्म इतना तीव्र गति से जागृत होगा कि गुरुदेव का प्रभाव बढ़ना चालू हो जाएगा। तो सब ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड है। राहुदेव को मैनेज करना है तो आपको अपनी आदतों में, अपने कामों में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप सोचते हैं किसी मंत्र जाप के मैं राहुदेव के मंत्र जाप कर लूँ, मैं राहुदेव का ये काम कर लूँ, मैं यज्ञ हवन करवा लूँ, मैं इसका दान कर दूँ, कुछ नहीं होने वाला। दान, पूजा पाठ, हवन ये आपके विल पावर बढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन आप सोचते हैं कि आप उसके द्वारा ग्रह को मैनेज कर लेंगे, संभव ही नहीं है। कोई इसको माने या नहीं माने ये उसके ऊपर है। हम भी करते हैं, ये नहीं बात है कि हम किसी मंत्र का जाप नहीं करते, नहीं, लेकिन ये सोच के नहीं करते कि इस ग्रह को हम मैनेज कर लेंगे। इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। जिसके अंदर है हम नहीं जानते उसको। लेकिन राहुदेव या कोई भी ग्रह इंसानों के द्वारा मैनेज नहीं हो सकते। हाँ, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं जिससे आपकी विल पावर ग्रो हो, और जब वो तकलीफ देने के लिए आए उस विल पावर की वजह से उसके फलों को आप आराम से भोग के उस पीरियड से निकल सकें। इतना हो सकता है। तो किसी भी ग्रह को, किसी भी पीड़ा को कम करने के लिए कोई साधन नहीं है। जो भोग हम लोग लेके आए हैं या जो कर्मों के द्वारा हम लोगों ने बनाए हैं वो हम लोगों को भोगने ही पड़ेंगे, भोगने से ही निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए। गोचर में ग्रह या गोचर में राशि के हिसाब से बताए हुए ग्रहों का फल, उसमें बहुत कुछ न्यूनता और अधिकता आपके अपनी दशा महादशा, जिस जगह में जो ग्रह बैठे रहते हैं उस जगह में अष्टक वर्ग में कितने बिंदु आपको मिले हुए हैं, यानी कितने अंक मिले हुए हैं, उसके ऊपर आपका राशि स्वामी और आपका लगन स्वामी उस समय में गोचर में कैसे चल रहा है, उसके ऊपर वर्गोत्तम कुंडली के हिसाब से आपके वो ग्रह वर्गोत्तम है या नहीं है जन्म कुंडली के अंदर, उसी के हिसाब से गोचर अपना फल प्रदान करते हैं। किसी भी मेष राशि में, अगर मेष राशि में आपको बता दिया गया राहु आपको बहुत खराब फल देगा, लेकिन आप देखिए कि आपकी उस समय में दशा महादशा योग कारक है कि नहीं है। अगर है तो राहुदेव बहुत अच्छा फल देंगे। दूसरी बात, अगर राहुदेव मेष राशि पे बैठे हुए हैं और मेष राशि किस स्थान पे आपके लगन कुंडली में है, वहाँ पे अष्टक वर्ग में शनि देव ने कितने अंक दिए। अगर शनि देव का अंक अच्छा है तो राहुदेव का फल बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत से सूत्र हैं जिनके द्वारा हम लोग एकदम डीपली उसका अध्ययन कर सकते हैं। उन सूत्रों को आप लगाइए, तब आपको बहुत कुछ गोचर के फलों को देखने का मतलब समझ में आएगा, और उन फलों को प्राप्त कैसे करें उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है नवांश के हिसाब से, कि राहुदेव इस नवांश में ऐसे ऐसे गोचर करेंगे, उसके हिसाब से आपको वो फल प्राप्त होते जाएंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।